बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट्स बहुत अहम हैं और आज एक बहुत बड़ा पोल खोलने जा रहा हूँ मैं इसी वीलॉग में थोड़ी देर के बाद, और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक छोटी सी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसी वीलॉग में थोड़ी देर के बाद। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि गवर्नर का जो एक समरी वाला मामला है, इस पर पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नर ने जो इजलास तलब किया है वो दौरान इजलास तलब कर दिया है। यानी सूबाई असम्बली का एक इजलास तलब हुआ है, वो चल रहा है इजलास, वो इजलास अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो गवर्नर एक नया इजलास नहीं बुला सकते। ये इजलास ख़त्म होगा तो वो नया इजलास बुलाएंगे, और कानूनी तौर पे वो पाबंद है कि अगर वो ये कहते हैं कि आपने एतमाद का वोट लेना है तो उसके लिए नया इजलास बुलाना पड़ेगा। तो गवर्नर साहब तो नया इजलास बुला ही नहीं सकते जब तक कि ये इजलास ख़त्म नहीं होगा। तो स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास का पंजाब असम्बली की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी ना करने का फैसला किया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान ने कहा है कि पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। एक वक्त में जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। मौजूदा इजलास स्पीकर का तलब करदा है जिसे गवर्नर ख़त्म नहीं कर सकता। अगर हुकूमत का बिजनेस हुआ तो कल भी पंजाब असम्बली का इजलास होगा। गवर्नर की तलब करदा इजलास का असम्बली सेक्रेटेरिएट गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। एक तो इस चीज़ को आप जहन में रखें, और दूसरा जो गवर्नर ने वजूहात बयान की हैं एतमाद का वोट लेने की, वो इंतहाई नाकस और कमज़ोर वजूहात हैं, उनको भी स्पीकर सेट असाइड कर सकता है, जबकि स्पीकर को खुद भी अदम एतमाद की तहरीक का सामना है। दूसरी जानिब जो PMLN है या PDM की जमातें हैं, उन्होंने ये कहा कि, और बल्कि धमकी भी लगाई कि जाकर वो कब्जा कर लेंगे वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ऊपर, अगर वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ना लिया तो उसको सील कर देंगे। उन्होंने ये कहा इजलास जारी होने की सूरत में एतमाद का वोट नहीं कहा जा सकता। ये AG पंजाब कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, ये कानूनी माहिरीन होते हैं। तो यहां पे अहमद अवैस साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस दौरान वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास अक्टूबर से चल रहा है, इसलिए एतमाद का वोट लेने का कहना गैर आईनी है। हाँ, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की जा सकती है और उस पर अमल दरामद हो सकता है। तो अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने की सिर्फ एक सूरत है, सिर्फ एक सूरत है अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने की, और वो वाहिद सूरत ये है कि मुस्लिम लीग काफ परवेज़ इलाही के खिलाफ चली जाए, क्योंकि यही वो 10 वोट हैं जो PDM की जमातों को मिलेंगे तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। अब अगर स्पीकर पहले ये वाला करवाते हैं पोर्शन के वज़ीर आला के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, या अगर वो पैनल ऑफ चेयर के पास जाता है मामला और उनको कहा जाता है कि आप वज़ीर आला पंजाब के जो मामला है उसके ऊपर वोटिंग करवा लें, तो वज़ीर आला पंजाब के मामले पे जब भी वोटिंग होगी अदम एतमाद की, तो PTI का कोई भी वोट वहां पे मौसर साबित नहीं हो सकेगा, और काफ लीग का भी कोई वोट वहां पे मौसर साबित नहीं हो सकेगा। रीज़न ये है कि दोनों पार्लिमानी लीडर्स जो हैं, एक तरफ तो सफ्तान खान साहब है गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लिख कर दे देंगे और इनका एक भी वोट वैलिड नहीं होगा अगर परवेज़ इलाही के खिलाफ पड़ गया। तो 1000 वोट भी आ जाएं, 1000 तो होते ही नहीं वैसे, 100 वोट भी आ जाएं, वो भी 100 के 100 वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी ने यह कह दिया है, लिहाजा उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। और इसी तरह जो मुस्लिम लीग काफ के वोट हैं, अगर वो परवेज़ इलाही के खिलाफ पड़ जाते हैं तो फिर तो आप समझदार हैं कि वो क्यों पड़े हैं, फिर तो गेम ही खत्म ना। फिर तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक अलायंस पार्टनर बाकी बचा है परवेज़ इलाही मोहन इलाही, फिर वो भी इसका मतलब है बाकी नहीं रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस भरे मेले के अंदर बिल्कुल ही अकेली हो गई है। अब अवाम है और तहरीक इंसाफ है और बाकी सारे दूसरी तरफ हैं। फिर तो ये वाला मुकाबला होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए पूरा निज़ाम। आपको याद है इमरान खान साहब ने ये जानबूझकर मामला वो लेकर गए थे 9 अप्रैल तक, हालांकि ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन 9 अप्रैल तक जब ये मामला गया, जिस तरह इमरान खान साहब को हटाया गया उनके ओहदे से, और जिस तरह ये अदम एतमाद की तहरीक और सारी गेम हुई, आधी रात को अदालतें खुली, कैदियों वाली वैन भेजी गई, कंटेनर्स लगाए गए, अहकामात कोई और दे रहा था, कंट्रोल इस्लामाबाद का किसी और के पास था। ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि जो छुपे हुए हैं वो खुलकर सामने आ जाएं, मुखालफीन का और अपनों का पता चले, लोगों के सामने बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो जाएं। तो इमरान खान साहब ने उस दिन एक्सपोज कर दिया था। अभी फिर वही हिकमत अमली थी,
अगर वो चाहते तो एतवार को असेंबलियां तहलील कर सकते थे, हफ्ते को, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने जुम्मे तक का टाइम दिया, 6 दिन का। ये वक्त देने का मकसद ये था कि अगर कोई छुपा हुआ है पीछे और पीछे से कोई कठपुतलियों को हिला रहा है तो वो नजर आना शुरू हो जाए। अब तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के अंदर ट्रैवलिंग हो रही है, सरकारी स्क्वाड छोड़कर लोग जा रहे हैं, कोई किसको मिल रहा है, कोई किसको मिल रहा है। वही सारा गंदा खेल इमरान खान पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा फिर दिखा रहे हैं कि देखो इनकी शक्लें, पहचानो इनको। ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, और ये पाकिस्तान को 70 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सियासतदान कैसे कठपुतली बने हुए हैं ये भी देखो। तो ये सारी गेम इमरान खान साहब बार बार एक्सपोज करते हैं। शायद लोग भूल रहे थे 8 महीने के बाद, तो लोगों को एक मरतबा फिर वो सारा खेल देखने के लिए मिल रहा है, जो गंदा खेल पाकिस्तान में बार बार खेला जाता है। और ये खेल आप एक मरतबा फिर देखिए। अगर तो परवेज इलाही साहब इस्तीफा दे देते हैं तो समझिए उन्होंने फिर सियासत से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन में तो पाकिस्तान को जाना ही है, फिर परवेज इलाही साहब को वोट कहां से पड़ेंगे। और अगर परवेज इलाही साहब जो है वो डटे रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है अदम एतमाद की तहरीक ही बनती है, ले आओ, और अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो जाते हैं परवेज इलाही साहब, क्योंकि होना ही है उन्होंने। नाकामी की तो एक ही सूरत है कि उनकी अपनी जमात उनके खिलाफ वोट डाल दे, उनकी मर्जी के खिलाफ जाते हुए, और वो तो मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही है कि वो अपना पार्लिमानी पार्टी का लीडर ही बदल दें या जमात के अंदर बगावत करवा दें खुद ही, या कोई ऐसा चक्कर चला दें। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक परवेज इलाही साहब के बंदे उनके बहुत कंट्रोल में हैं। सिर्फ अगर वो खुद अपने बंदों को कहें कि जाकर ये वाली गेम डाल दो तो बंदे वो वाली गेम डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो बड़ा क्लियर है आपके सामने, कौम के सामने बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस गंदे खेल के अंदर अपने आप को गंदा करती है तो सारे लोग उनको गंदा होता हुआ देखेंगे। कितनी मजेदार चीज है। और एस्टेब्लिशमेंट अगर इस खेल के अंदर नहीं पड़ती और चीजों को न्यूट्रल तरीके से चलने देती है कि ये खुद ही लोग अपना जो करना चाहते हैं करें, तो भी लोग देख लेंगे। तो दोनों सूरत में फायदा पाकिस्तान का ही है कि या तो किरदार बेनकाब हो जाएंगे या तो किरदार बंद हो जाएंगे। लेकिन किरदार कुशी का एक सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले फैसला जरा उनका भी देखें कि कल इजलास ना हुआ तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक हो गया है कि अगर पंजाब असम्बली का इजलास मुनक्कद ना हुआ, इजलास तो पहले से ही चल रहा है, वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया, एतमाद का वोट वो क्यों ले, क्योंकि वो तो अगले इजलास के अंदर होगा। तो एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर नए वजीर आला के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। देखिए एतमाद का वोट लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक आपने जमा करवाई है, आप अपने 186 बंदे पूरे करें। अगर चौधरी निसार को भी शामिल कर दें तो 181 बंदे टोटल बनते हैं अपोजिशन के पास, और वो फिर भी 186 का फिगर जो है मैजिकल नंबर, उसको अबूर नहीं कर सकते। तो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं यहां पे। मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत भाग दौड़ हो रही है, खासतौर पे चौधरी शुजात हुसैन के जो बेटे हैं वो चौधरी सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा, राणा सनाउल्ला, गवर्नर पंजाब, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और ओन चौधरी को भी साथ मिलाया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जब किसी बंदे को तोड़ना होता है तो ओन चौधरी जो है वो एक रोल प्ले करने के लिए बीच में आते हैं। अब ये सारी गेम तैयार की जा रही है कि किस तरीके से एक नया खेल खेला जाए और ये परवेज इलाही की हुकूमत गिरा दी जाए और एक दूसरी हुकूमत बना दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ याद रखिएगा परवेज इलाही की मदद के बगैर नहीं हो सकता। ये बात इमरान खान भी जानते हैं, ये बात पाकिस्तान की अवाम भी जानती है। परवेज इलाही और मोहन इलाही अगर धोखा ना दें तो ये निज़ाम और इस निज़ाम के सारे कीड़े मिलकर भी इमरान खान का नुकसान नहीं कर सकेंगे। और इमरान खान साहब जुम्मे को नहीं तो 4 दिन बाद असेंबलियां तहलील कर देंगे, और ये मुमकिन भी है और आसान भी है। बहरहाल एक बड़ा अच्छा फायदा हुआ है PMLN को कि नून लीग के 18 अरकान पंजाब असम्बली जिनके ऊपर पाबंदी थी कि वो इजलास के अंदर शिरकत नहीं कर सकते और उनके दाखिले को बंद किया गया था, उनके ऊपर से यह पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट में ख़त्म कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो PMLN को मिला है। दूसरी जानिब मैं आपको सिर्फ एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, और ये हालात बड़े अजीब हैं। ये जो ट्वीट है वो फवाद चौधरी साहब की है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर शिकवा कर रहे हैं कि सेम डे के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 फैसले आए। एक फैसले ने यह कहा कि वो सिंध और बलूचिस्तान में आदम सवाती के केसेस के मामले में वहां के लिए दूसरे सूबों के लिए कोई अहकामात जारी नहीं करना चाहते, या नहीं उन्होंने किए ही नहीं, या अहकामात जारी नहीं कर सकते।
कि दूसरे सूबों में हमारे पास समात का इख्तियार नहीं है। फवाद चौधरी ने इसको ऐसे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ फैसलों का नोटिस ले। सुबह आजम सवाती के केस में कहा गया दूसरे सूबे में समात का इख्तियार नहीं है। इसी दिन नून लीग कंपनी के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज मुकदमों में मजीद कार्रवाइयां रोक दी गईं। इस तरह के फैसले अदलिया की बेतौकीरी का बायस हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेम डे में कह रहा है कि आदम सवाती का केस क्योंकि बलूचिस्तान में और सिंध में है तो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन राणा सनाउल्लाह का, मरियम औरंगजेब का, जावेद लतीफ वगैरह का केस क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है तो उसके लिए हुक्म जारी हो गया उसी अदालत से। और ये एक ही दिन में दोनों चीजें हुई हैं। तो क्या पीडीएम की जमातों के लिए कानून कुछ और होगा और जो जमातें पीडीएम के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लिए कानून कुछ और होगा? एस्टेब्लिशमेंट की जो आंखों के तारे हैं उनके लिए कानून कुछ और होगा और जो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे नहीं हैं उनके लिए कानून कुछ और होगा? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब के ट्वीट के अंदर ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में उन्होंने सिर्फ 4-5 लाइनों के अंदर इस सवाल को सामने रख दिया है। मेरे ख्याल में आला अदलिया को इन चीज़ों को देखना चाहिए। लोग काफ़ी शऊर है लोगों को, और लोग इस तरह के सवालात के बाद अदलिया की क्रेडिबिलिटी की तरफ देखते हैं और उनका एतमाद कम होता है अपने इदारों के ऊपर से, बदकिस्मती से। अब एक सिलसिला जारी है फेक ऑडियोज़ बनाने का, फेक जो है वो वीडियोज़ बनाने का। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर किसी शख्स की 15-20 वीडियोज़ अच्छे तरीके से उसके चलने फिरने की, उसके भागने दौड़ने की, उसके चेहरे के फीचर्स की वो इकट्ठी कर ली जाएं तो उनके ज़रिए से उसकी कोई भी वीडियो बनाई जा सकती है। दुनिया में इस वक्त इस तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और इस तरह के सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो ऑडियो की मिक्सिंग करते हैं। यानी उस सॉफ्टवेयर में आप उस आदमी की ऑडियोज़ डालते रहते हैं। नॉर्मल कैसे बोलता है, ऊंचा कैसे बोलता है, कौन सा लफ्ज़ कैसे बोलता है, पिच कहाँ पे रखता है, ऊंचा बोलते हुए उसकी आवाज़ कहाँ जाती है, नीचा बोलते हुए उसकी आवाज़ कहाँ जाती है, किस तरीके से उसकी आवाज़ मूव करती है। तो दुनिया में बड़े बड़े टॉप क्लास के जो है वो सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। मैंने यहाँ पे एक मुफ्त का सॉफ्टवेयर छोटा सा एक तजर्बा किया है, बिल्कुल ही वो किसी ना वो काम का, बिल्कुल छोटा सा मामूली सा तजर्बा। वो तजर्बा मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है ऑडियोज़ बनाकर और लोगों को बदनाम करने के लिए। और इसके लिए जो काम कर रहे होते हैं वो टोटा फैक्ट्री है। ये टोटा फैक्ट्री तो बंद कर दी पाकिस्तान में, ये हालात पैदा कर दिए इन्होंने इकोनॉमी के। तो जो टोटा फैक्ट्री है वो बहरहाल चल रही है पाकिस्तान में और उसके लिए बड़े ताकतवर लोग काम कर रहे हैं। साथ में लंदन से भी आपको पता है कि काम होता है, इसके ऊपर इन्वेस्ट होता है। तो जरा ये आप देखिए हमने आज आपको क्या आपके लिए बनाया है। अच्छा नाज़रीन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने एक तजुर्बा किया है छोटा सा, इंटरनेट से हमने एक छोटी मोटी वेबसाइट जो है वो उसको हमने डाउनलोड किया है और ये एक सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बगैर पैसों के हमने लिया है। जो पैसे वाले हैं वो तो बहुत एक्यूरेट होते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों इंसानों की आवाजें मौजूद है। बराक ओबामा की है, ट्रंप की है, शाहरुख खान की है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को इसको ट्रेन किया हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड होता रहता है। तो इसमें ये मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज है और ये वॉइस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। हमने इसको कुछ पे नहीं किया, कुछ ट्रेन नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक तजर्बाती तौर पे छोटी सी चीज दिखाता हूं कि मैं जो कुछ बोलूंगा वो बाद में मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज में आएगा। ये हॉलीवुड का एक एक्टर है और बहुत मशहूर आदमी है, पूरी दुनिया इसकी आवाज जानती है। तो जरा देखिए तमाशा, आपको दिखाते हैं। तो यहां से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और मैं जो कुछ बोलूंगा वो मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे जाते हैं और ये अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। Hello, my name is Morgan Freeman, and I just want to say that me ate nare wajenge. अच्छा जी, मैंने बोल दिया इस माइक के अंदर और ये इसको प्रोसेस कर रहा है। जब प्रोसेस होता है तो आपको सुनाते हैं कि मॉर्गन फ्रीमैन यही बात कैसे कहता है। सुने जरा। Hello, my name is Morgan Freeman, and I just want to say that me ate nare wajenge. Hello, my name is Morgan Freeman. And I just want to say that Mia de nare wajenge. Mia jado avega, lag pata jawega. Hello, my name is Morgan Freeman, and I just want to say that me ade nare wajenge. Mia jado avega, lag pata jawega. तो नादरीन, ये आपने देखा कि किस तरह मॉर्गन फ्रीमैन ने ज्वाइन कर लिया पीएमएलएन को। तो पीएमएलएन को बहुत मुबारकबाद।
और इसी तरह से अगर ये ज्वाइनिंग चलती रहे तो यानी दुनिया में कोई भी सेलिब्रिटी ऐसी नहीं है जिसको हम नून लीग ज्वाइन ना करवा सकें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।